डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज आप जानते हैं, फर्म में जो एसेट्स होती हैं जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो फर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज की बुक वैल्यू और उनकी मार्केट वैल्यू दोनों का कंपेयर किया जाता है। कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि बुक वैल्यू कम हो जाती है, मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि बुक वैल्यू ज्यादा हो जाए और मार्केट वैल्यू कम हो जाए। दोनों ही सिचुएशन में फर्म को प्रॉफिट या लॉस होगा। जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो एसेट्स के रिवैल्यूएशन और लायबिलिटीज के रीअसेसमेंट से जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसे ओल्ड पार्टनर्स अपने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उस प्रॉफिट या लॉस पर केवल ओल्ड पार्टनर्स का ही अधिकार होता है और नए पार्टनर के आने के पहले फर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज का वर्ड दोनों के लिए अलग अलग है। एसेट्स के लिए रिवैल्यूएशन वर्ड यूज होता है, लायबिलिटीज के लिए रीअसेसमेंट वर्ड यूज होता है। अब इनका रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट कैसे होगा? एक छोटा सा एग्जांपल आप देख सकते हैं। बिजनेस में कोई बिल्डिंग परचेज किया 10 लाख रुपीस का, उस पर 10% की रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज की। 2 इयर्स तक यदि उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 10% से 1 लाख रुपीस पर ईयर की रेट से 2 इयर्स में 2 लाख रुपीस वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो उस बिल्डिंग की वैल्यू बुक में रहेगी 8 लाख रुपीस। लेकिन जैसे आप जानते हैं एक्चुअल लाइफ में उसकी वैल्यू 10 लाख रुपीस से भी कहीं अधिक हो चुकी होगी। सपोज करते हैं हम कि उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 15 लाख रुपीस, तो बुक वैल्यू तो रही 8 लाख लेकिन मार्केट वैल्यू हो गई 15 लाख रुपीस। तो ये जो 7 लाख रुपीस का उस एसेट का डिफरेंस है ये प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि बुक में वैल्यू 8 लाख रुपीस है और मार्केट वैल्यू हो गई 15 लाख रुपीस। तो ये 7 लाख रुपीस जो एसेट की वैल्यू बढ़ी, जो प्रॉफिट हुआ, इस पर केवल ओल्ड पार्टनर्स का ही अधिकार है और ये 7 लाख रुपीस केवल ओल्ड पार्टनर ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसमें नए पार्टनर को कोई भी शेयर नहीं दिया जाएगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन में यदि रेशो भी चेंज होगा, नया पार्टनर आएगा, कोई पार्टनर रिटायरमेंट होगा, किसी की डेथ होगी, अमल कमीशन होगा, कोई भी सिचुएशन होगी, सारी सिचुएशन में एसेट्स का रिवैल्यूएशन और लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट कंपलसरी होता है और इसका प्रॉफिट और लॉस केवल ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब यहां 2 सिचुएशन हमारे पास में आती है, 2 सिचुएशंस हैं। फर्स्ट है व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड। वर्ड का ध्यान देंगे, आर टू बी रिकॉर्डेड। कौन सी वैल्यू? रिवाइज्ड वैल्यू। अभी जो एग्जांपल मैंने लिया आपको कि बिल्डिंग 8 लाख रुपीस बुक में उसकी वैल्यू है और मार्केट वैल्यू 15 लाख रुपीस है, तो रिवाइज्ड वैल्यू कौन सी हुई? 15 लाख रुपीस। तो उस 15 लाख रुपीस को यदि हम बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो क्या कंडीशन होगी? तो उसका ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, जर्नल एंट्रीज कैसे की जाएगी? और सेकंड कंडीशन है व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। रिवाइज्ड वैल्यू नॉट टू बी रिकॉर्डेड मींस बुक वैल्यू तो 8 लाख रुपीस है, मार्केट वैल्यू 15 लाख रुपीस है, रिवाइज्ड वैल्यू कौन सी हुई? 15 लाख। तो रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड मतलब बुक में 15 लाख नहीं रिकॉर्ड करना है बल्कि केवल 8 लाख रुपीस ही रिकॉर्ड करना है। तो ये दोनों कंडीशन में मेजर डिफरेंस है। जो एग्जांपल मैंने लिया 8 लाख रुपीस बिल्डिंग की बुक वैल्यू, 15 लाख रुपीस उसकी मार्केट वैल्यू,
तो फर्स्ट कंडीशन में 15 लाख रुपीस बुक में रिकॉर्ड होगा, और सेकंड कंडीशन में बुक में जो ओल्ड वैल्यू है, जो बुक वैल्यू एड लेके उसी को ही रिकॉर्ड करना है। अब दोनों कंडीशन में क्या डिफरेंस आता है? पार्टनर्स के कैपिटल पर, उनके प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट होगा, ये दोनों कंडीशन में आपको सेपरेट विद एग्जांपल समझाऊंगा। अब यहां पर ये जो बात आती है व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड, सबसे पहली बात तो ये कि रिवाइज्ड वैल्यू कोई भी फर्म अपने मन से रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड कर ही नहीं सकता अकॉर्डिंग टू लॉ। बहुत सारे लॉज हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, और ऐसे बिजनेस से रिलेटेड जितने भी एक्ट्स हैं, किसी भी एक्ट के द्वारा ये जो रिवाइज्ड वैल्यू है वो फर्म की बुक में नहीं लिखी जा सकती, और यदि उसे लिखना कंपलसरी ही है तो उसकी एक प्रॉपर प्रोसेस होती है, उस प्रॉपर प्रोसेस को किया जाएगा, कोर्ट से उसकी परमिशन ली जाएगी, और कोर्ट से परमिशन लेने के बाद ही रिवाइज वैल्यू को बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। ऐसा नहीं कि मन से कोई ने भी अपनी 8 लाख रुपीस की बिल्डिंग की वैल्यू थी उसको 15 लाख रुपीस कर दिया, 7 लाख रुपीस का प्रॉफिट हो गया, पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में तो ये होगा ही नहीं, फिर भी स्पेशल कंडीशन में कोर्ट से परमिशन लेकर के और रिवाइज्ड वैल्यू को बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यदि रिवाइज्ड वैल्यू को बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है तो जो डिफरेंस होता है, जैसे बताया मैंने आपको, बिल्डिंग की बुक वैल्यू 8 लाख रुपीस है, मार्केट वैल्यू होगी 15 लाख रुपीस, तो डिफरेंस हो गया 7 लाख रुपीस इन दिस प्रॉफिट। तो उस प्रॉफिट को पार्टनर्स आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन सा रेशो का यूज होगा, तो ये डबल सिचुएशन है। ये दोनों सिचुएशन में आपको अलग अलग एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा। When revised value are to be recorded, जब फर्म की बुक में बुक वैल्यूज के प्लेस पर मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड करना हो, तो मैंने बताया आपको सबसे पहले तो उसकी पूरी प्रॉपर प्रोसेस करना होगी, कोर्ट से उसकी परमिशन लेना होगी, और परमिशन जब मिल जाएगी तब फिर बुक में एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो उस समय कौन सी एंट्रीज होंगी, यहां इन सारे रिकॉर्डिंग करने के लिए एक अकाउंट नया रेज किया जाता है, उस अकाउंट का नाम रहेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। जितने भी प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं सारे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं, और लास्ट में उस रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेट डिफरेंस रहेगा उसे पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। रेशो का ध्यान रखेंगे हमेशा। अब आप जानते हैं प्रॉफिट्स और लॉसेस को पहले कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो लॉस हो जाएगा। लायबिलिटीज के साथ में इसका अपोजिट होगा, लायबिलिटीज की वैल्यू यदि बढ़ती है तो लॉस होगा, और लायबिलिटीज की वैल्यू कम होती है तो प्रॉफिट होगा। ये 4 सिचुएशंस में अलग अलग एंट्रीज लिखी हुई सारी, मैं आपको भी समझा रहा हूं। इसके बाद में यदि रिवैल्यूएशन के समय कोई एक्सपेंसेस होता है, एसेट्स का रिवैल्यूएशन करने के लिए वैल्यूअर आते हैं, और वैल्यूअर से यदि असेसमेंट करवाया गया लायबिलिटीज का, रिवैल्यूएशन करवाया गया एसेट का, तो वैल्यूअर को भी पेमेंट करना होता है, या और भी किसी तरीके से कोई एक्सपेंसेस हो सकता है, तो उस एक्सपेंसेस की क्या एंट्री होगी वो यहां आ जाएगी, और लास्ट में जो नेट रिजल्ट होगा, नेट रिजल्ट मतलब सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज का जो टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस है उसका डिफरेंस। तो लास्ट में जो नेट रिजल्ट होता है वो नेट रिजल्ट प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, तो उसकी एंट्री भी किस प्रकार से की जाएगी। बात मैंने बताया आपको, एक नया अकाउंट रेज होगा, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है नाम इसका। रिवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल ऐसे बनता है जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं सब डेबिट साइड में आएंगे, जितने भी इनकम और प्रॉफिट्स हैं वो सारे क्रेडिट साइड में आएंगे।
और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे डिफरेंस निकालते हैं नॉर्मली, तो प्रॉफिट आता ही है। आप जानते हैं उसको पार्टनर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके हम कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो नेट रिजल्ट प्रॉफिट भी हो सकता है और नेट रिजल्ट लॉस भी हो सकता है। अब एंट्रीज कैसे होंगी? नंबर 1 लिखा है मैंने, यदि बात हम एसेट्स की करेंगे तो एसेट्स की यदि वैल्यू इंक्रीज होती है, अभी जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था, बुक वैल्यू 8 लाख रुपीस है, मार्केट वैल्यू हो गया 15 लाख रुपीस, तो 7 लाख रुपीस उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, फर्म में प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो एसेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कर देगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस है। आप जानते हैं प्रॉफिट के अकाउंट्स को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। तो एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यदि एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो सीधी बात है उसकी अपोजिट एंट्री, देखिए आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स। और लायबिलिटीज के संबंध में इसका अपोजिट होगा, लायबिलिटीज यदि बढ़ जाती है, किसी को पैसे देना और ज्यादा देना पड़ जाए, किसी वजह से इंटरेस्ट लग जाए, पेनल्टी लग जाए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं, तो किसी भी कंडीशन में यदि लायबिलिटीज बढ़ती है तो लॉस होगा, और लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया। यहां भी लॉस में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट था, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, और यदि लायबिलिटीज डिक्रीज हो जाती है प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, एंट्री होगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद में एक्सपेंसेस के लिए, एक्सपेंसेस रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट किए जाएंगे। अब एक्सपेंसेस का पेमेंट कैसे किया गया है? कैश पेमेंट है तो कैश के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, चेक से पेमेंट किया गया तो बैंक के नाम से, और यदि उस एक्सपेंसेस का पेमेंट करने की रिस्पांसिबिलिटी किसी पार्टनर ने ले ली तो उस पार्टनर के नाम से आपको रिकॉर्ड करना है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। कैपिटल करंट अकाउंट का मीनिंग आप जानते हैं, कैपिटल जब फ्लक्चुएटिंग रहेगी तो कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज करेंगे, और कैपिटल जब फिक्स होगी तो करंट अकाउंट वर्ड यूज करेंगे। और ये इतनी एंट्रीज करने के बाद में आपको एक रफ में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। रिवैल्यूएशन डेबिट भी है, क्रेडिट भी है, टोटल उसका दोनों तरफ का लॉसेस और प्रॉफिट्स का लगाकर डिफरेंस निकालना पड़ेगा, वो नेट रिजल्ट होगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के फॉर्म में। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने डिफरेंस निकाला, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम डिफरेंस निकालते हैं, उसी प्रकार से रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी डिफरेंस निकलेगा। क्रेडिट ज्यादा होगा, डेबिट कम होगा, इट मींस प्रॉफिट। डेबिट ज्यादा हो गया, क्रेडिट कम हो गया, मींस लॉस। तो वो जो नेट रिजल्ट है या जो नेट प्रॉफिट है उसे पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशो का हमेशा ध्यान रखें आप, रेशो में कभी गलती नहीं होना चाहिए। तो जो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और एंट्री होगी प्रॉफिट जब होगा तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट। रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड जब कम होगा तो प्रॉफिट होगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा। और जब लॉस होगा तो अपोजिट एंट्री उसी की, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं कि सारी एंट्रीज आपको करना ही पड़ेगी, और एंट्रीज मैंने यह सब लिख दी हैं, आप इसका और समराइज भी कर सकते हैं। आप थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन पहले कर लें, जितने भी लॉसेस है सबको कंबाइन कर लें, प्रॉफिट्स को सबको कंबाइन कर लें, तो आपके 2 एंट्रीज में भी काम हो सकता है। देखिए आप रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, दोनों की कंबाइंड एंट्री हो जाएगी, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये 3 एंट्रीज को करने की जरूरत है, तीनों की कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं। तो 1 एंट्री फॉर लॉसेस, 1 एंट्री फॉर प्रॉफिट्स, एंड थर्ड एंट्री में आपको ये नेट रिजल्ट का कैलकुलेशन करके उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 3 एंट्रीज से भी काम हो सकता है, और ज्यादा एंट्री आपको हर पॉइंट वाइज यदि आपको एंट्री करना है तो फिर सारे पॉइंट्स की आप अलग अलग एंट्री करेंगे, और सबका अलग से फिर बाद में डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार की एंट्रीज की जाती हैं जब ये कौन सी कंडीशन है, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड। ये सारी एंट्री करने के बाद जब नई बैलेंस शीट बनती है तो उस नई बैलेंस शीट में एसेट्स की और लायबिलिटीज की रिवाइज्ड वैल्यू
मतलब जो नई वैल्यू होती है, न्यू वैल्यूज होती है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। पुरानी जो बुक वैल्यूज है वो सारी वहां से हटा दी जाती है। और ये पूरी प्रोसेस होगी, बताया मैंने आपको 2-3 बार, उसके बाद ये ऐसा हो सकता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाली सेकंड सिचुएशन है, कौन सी? व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, मतलब वहां रिवाइज्ड वैल्यू नहीं लिखना है हमको, जो बुक वैल्यू है वही लिखना है, लेकिन उसका प्रॉफिट लॉस निकाल करके और हमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, गेनिंग और सैक्रिफाइस पार्टनर्स में उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? मैं एक दूसरा एग्जांपल लेकर आपको बता रहा हूं, वहां पर देखिए उसको। अब ये सेकंड सिचुएशन है, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। मीनिंग मैंने आपको समझा दिया, जो रिवाइज्ड वैल्यू रहेगी उसे बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है, जो बुक वैल्यूज है वही रहेगी। तो फिर कैलकुलेशन कैसे होगा? तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस निकाला जाएगा और उस डिफरेंस के बेस पर प्रॉफिट्स को अलग कैलकुलेट कर लेंगे, लॉसेस को अलग कैलकुलेट कर लेंगे और उसका नेट रिजल्ट निकाला जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं मैं, बिल्डिंग की वैल्यू, बुक वैल्यू 8 लाख रुपीस, मार्केट वैल्यू हो गई 15 लाख रुपीस, तो प्रॉफिट हो गया यहां 7 लाख रुपीस का। एक कोई सेकंड एसेट है, स्टॉक मान लेते हैं, बुक वैल्यू उसकी 5 लाख रुपीस है और मार्केट वैल्यू उसकी 4 लाख रुपीस रहेगी, 1 लाख रुपीस का लॉस हो गया। तो बिल्डिंग पर हुआ 7 लाख रुपीस का प्रॉफिट और स्टॉक पर हो गया 1 लाख रुपीस का लॉस, तो नेट रिजल्ट कितना बचेगा? 6 लाख रुपीस का प्रॉफिट रहेगा। इस प्रकार जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनका सबका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके उसका फिर डिफरेंस निकाला जाता है। एसेट्स की वैल्यू बढ़ी, प्रॉफिट हो गया, एसेट की वैल्यू कम होगी तो लॉस हो गया। लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ी तो लॉस हो गया, लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो गई तो प्रॉफिट हो गया। ऐसा पहले अलग से एक चार्ट भी बना सकते हैं आप, और उससे सारे प्रॉफिट्स और लॉसेस को कैलकुलेट करने के बाद टोटल लगा लेंगे और टोटल का डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसे हम बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एंड नेट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो वो जो नेट प्रॉफिट या लॉस रहेगा उसके बेस पर यह एंट्री होगी। ये लिखा है मैंने यहां पर, जो नेट रिजल्ट रहेगा, यदि नेट रिजल्ट प्रॉफिट में आता है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल आर करंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल आर करंट अकाउंट। ऐसी एंट्री हम पहले कर चुके हैं, गुडविल के टाइम पर भी किया है। रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, उसके समय मैंने आपको ये बातें समझाई हुई, वही एंट्री है। और यदि नेट रिजल्ट लॉस के फॉर्म में है तो ये एंट्री अपोजिट हो जाएगी। आप देखेंगे दोनों एंट्री जस्ट अपोजिट। ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल आर करंट अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल आर करंट अकाउंट। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने की अलग एंट्री है, लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करने की एंट्री अलग है। अब आप देख सकते हैं एंट्री में कहीं भी किसी भी एसेट्स का या लायबिलिटीज का नाम नहीं आया। अभी फर्स्ट सिचुएशन में जो एंट्री की थी आप देखिए, समय एसेट्स का नाम भी आया था, लायबिलिटीज का नाम भी आया था, यहां पर कुछ भी नहीं आया। एक्सपेंसेस का नाम भी आया था, यहां एक्सपेंसेस का नाम भी नहीं आएगा। एक्सपेंसेस भी लॉसेस में आप ऐड कर लेंगे पहले। तो जब एंट्री में किसी भी एसेट और लायबिलिटी का नाम नहीं आया तो डेफिनेटली जो बुक वैल्यूज हैं उनको एज इट इज फर्म की बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, उनकी वैल्यूज को चेंज नहीं करेंगे, रिवाइज्ड वैल्यू बुक में नहीं आएगी। केवल जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो पार्टनर्स का आपस में एडजस्टमेंट हो जाता है। अब यहां आपको ये ट्रू वर्क करना पड़ेगा, मैंने लिखा है यहां पर। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? नेट रिजल्ट का कैलकुलेशन। नेट रिजल्ट मींस कितना कितना प्रॉफिट हुआ, कितना कितना लॉस हुआ और उसका डिफरेंस रफ में करें। और सेकंड आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन कैसे होता है। ठीक उसी प्रकार से फार्मूले दोनों के आपको याद है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, गेनिंग रेशियो का। तो ये पहले आपको ये दोनों कैलकुलेशन करना पड़ेगा और दोनों कैलकुलेशन होने के बाद एंट्री कोई भी एक होगी बस सिर्फ,
नेट रिजल्ट या तो प्रॉफिट के फॉर्म में आएगा और या फिर नेट रिजल्ट लॉस के फॉर्म में आएगा। जैसी भी सिचुएशन होगी वैसे आप उसकी एंट्री करेंगे। तो ये हमारा पोर्शन था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। और ये 2 कंडीशंस हैं। सेकंड कंडीशन में तो सिंगल एंट्री ही होगी बस, और फर्स्ट कंडीशन में जो मैंने एंट्रीज लिखी हुई हैं वो एंट्रीज भी एग्जाम में आ सकती हैं और उन एंट्रीज के बेस पर रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनता है। अभी आगे जो लेसन आने वाले हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, उनमें मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना होगा। एंट्रीज तो यहां पर केवल समझाने के लिए। तो आगे वाले वीडियोस जो आएंगे मैं आपको फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा वही बताऊंगा। उम्मीद है आपको ये सारी बातें रिवैल्यूएशन के संबंध में और रीअसेसमेंट के संबंध में समझ में आई होगी। वीडियो आपको पसंद आया, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जिन्होंने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आगे जैसे ही वीडियो आपके अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।